हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी के फुल टेस्ट 5 जो कि टेक्स्ट बुक पे आप देख सकते हैं। उसके 30 कंप्लीट क्वेश्चंस जो होते हैं मैथ के बेस्ड अप्रोच के साथ डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपने 1 से लेकर 4 तक जो है फुल टेस्ट के डिस्कशन नहीं देखा है तो हमने बेस्ड अप्रोच के साथ करा रखे हैं। और हमारा यहाँ पे मेन फोकस ये रहता है कि आप जो है मैथ के सवालों में टाइम कैसे बचा सकते हैं, ताकि आप जो है बहुत अच्छे तरीके से टाइम को मैनेज कर पाएं। अपने जो मॉक टेस्ट है या एग्जाम हॉल में जो है बहुत अच्छे तरीके से आप क्वेश्चन को 30 जो क्वेश्चन होते हैं 30/30 स्कोर कर पाए, है ना। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं। और यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि एक ट्रेन जो है 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यात्रा करती है, जबकि दूसरी ट्रेन 30 मीटर प्रति सेकंड की चाल से यात्रा करती है। वे एक ही बिंदु से चलना शुरू करती है और एक ही दिशा में चलती है, तो 1 मिनट के बाद उनके बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है कि दूरी बोल रहा है कि दूरी ज्ञात करना है। तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। तो यहाँ पे चाल क्या लगेगा, एक ही दिशा में चल रही है, इसका मतलब यहाँ पे चाल जो है रिलेटिव स्पीड लगेगा और जो है वो घटेगा, है ना, क्योंकि वो एक ही दिशा में चल रही है। अगर विपरीत दिशा बोलता तो वो जो है चाल जुड़ती। तो यहाँ पे आपको जो है डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम निकालना है। तो स्पीड क्या रहेगा, ये आपका जो है इन दोनों का डिफरेंस रहेगा। तो देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है 90 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखा है और यहाँ पे मीटर प्रति सेकंड में दे रखा है। तो और आंसर जो दे रखा है आपको ऑप्शन में मीटर में दे रखा है। तो आपको जो है 90 किलोमीटर को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना होगा घटाने से पहले। तो आप यहाँ पे चेंज करेंगे तो 5/18 से गुणा करेंगे। यहाँ पे 18 5 90, 50 25 हो जाएगा, तो 25 आ गया। और जो इसका रिलेटिव स्पीड निकल के आएगा आपका 30 - 25 5 मीटर प्रति सेकंड। तो 5 मीटर प्रति सेकंड हो गया और टाइम कितना है, 1 मिनट। तो सेकंड में आपको लिखना है तो 60 सेकंड हो जाएगा। और ये जो है आपका दूरी 300 मीटर आपका आंसर हो जाएगा। तो आपको इसी तरीके से देखना है कि क्या चीज़ें पूछ रही है और कैसे आपको रिस्पॉन्स करना है। देख सकते हैं रिस्पॉन्स टाइम कितना होना चाहिए। आपको क्या करना था, 7 दूनी 14 6 दूनी 12 इतना करना था। आपको लिखना भी नहीं था। क्यों नहीं लिखना था कि आप जो है काफी टाइम से पढ़ते आ रहे हैं कि जब भी आपको चौथा अनुपाती पूछ ले रखा हो तो आपको यहाँ पे 3 संख्या दे रखे है A B C, तो BC/A होता है ना। चौथा अनुपाती पूछ लेता है। BC मतलब 6 × 14/7। क्या ये लिखने की जरूरत होती है आपको? अगर आप जानते हैं तो डायरेक्टली कर सकते हैं। और आपसे मध्य अनुपाती पूछ ले तो आपसे मध्य अनुपाती पूछ ले AB रूट में हो जाता है। और अगर आपसे तृतीय अनुपाती पूछ ले तो B² A हो जाता है। तो ये भी आप दोनों याद रखेंगे, है ना। और यहाँ पे देख सकते हैं कि सिंप्लीफिकेशन दे रखा है, तो आपको देख सकते हैं कि दे रखा है और आपको इसे सोल्व करना है। तो आपको यहाँ पे बेसिक से ही आप अप्रोच कर सकते हैं, कोई तो ट्रिक लगा नहीं सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने ट्रिक लगा दिया है और इसका आंसर 36 होगा। कैसे लगा दिया है, बाकी देखिए मैं जब सोल्व कर रहा था तो ये चीज़ें आई नहीं थी मेरे दिमाग में। और सही बात है, अगर आप एग्जाम हॉल में भी करते हैं तो ऐसी चीज़ें नहीं आती है। लेकिन हाँ, थोड़ा सा आपको सीखना पड़ेगा, ऑब्जर्व करना पड़ेगा। मैंने क्यों यहाँ पे 36 लगा दिया, क्योंकि देख सकते हैं कि ये जो आप टर्म देख रहे हैं ना, आप थोड़ा सा गौर करेंगे देखेंगे कि ये चीज़ यहाँ पे रिपीट हो गई है। इसका मतलब आप इसका कोई वैल्यू निकालते हैं, मान के चलिए आपने A निकाला इसी का, तो इसका भी A आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, आपका जो भी वैल्यू आएगा वो स्क्वायर रहा होगा। तो यहाँ पे स्क्वायर कौन सा नजर आ रहा है, ये 36 आ रहा है। तो यहाँ पे आपका 36 आंसर हो जाएगा। बाकी हम यहाँ पे आपको जो है निकाल के दिखा देते हैं कि अगर आप इसे हल करते हैं 2704 और डेसिमल हटाएंगे तो 100 आ जाएगा नीचे। और ये रूट में था ना, वैल्यू रूट में था, और गुणा 1/676 है ना। और ये ऊपर चला जाएगा 100, पॉइंट हटेगा तो, और गुणे 60 84 100, फिर से गुणा, फिर से 100/676। तो आप देख सकते हैं कि ये जो होता है आपका 52 का होता है, क्योंकि 50 का जो होता है 2500 होता है। और जैसे ही 52 करते हैं तो दूनी के 4 यूनिट डिजिट मिलता है और 2704 हो जाएगा ना। 52 का अगर देखते हैं, जैसे कि मैं आपको बता दे रहा हूँ, 50 से कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है। 25 2 यानी कितना हो, 27, और 2 का स्क्वायर यानी 2704। देख सकते हैं कि ये जो है आपका 52 का स्क्वायर है। तो यहाँ पे ये निकल जाएगा 52 और इसके नीचे 10 निकल जाएगा 100 का,
और ये 10 निकल जाएगा, ये 26 का आपको पता ही है ये है। और ये कितना का है तो आप देखते हैं, तो 70 का करते हैं तो 4900 होता है, और 80 का करते हैं तो 6400 हो जाता है। तो ये 70 और 80 के बीच में लाई कर रहा है। लेकिन अगर आप 72 का करते हैं तो अब 70 और 80 में किसके बीच में ऐसा वैल्यू है जिसके यूनिट डिजिट पे 4 आएगा? एक तो 72 होगा और एक 78 होगा। तो क्या आपको लगता है 72 होगा? तो आप 75 का निकाल लीजिए। अगर 75 का निकालते हैं तो 50 25 बहुत आसान होता है, जो आसान होता है उसे निकालते हैं। और 7/56 यानी 56 25 हो रहा है। इसका मतलब जो है देख सकते हैं कि ये आगे वाला ही वैल्यू होगा, 75 के आगे वाला ही वैल्यू होगा। इसका मतलब ये 78 वाला होगा ना। तो यहाँ पे ये 10 निकल जाएगा, और यहाँ पे 10 ये निकल जाएगा, और यहाँ पे 26 ये था। तो अगर हम बात करें तो 26 दूनी 52, 10 से 10 कट जाएगा, 10 से 10 कट जाएगा, 26 या 78, 3 दूनी के 6 आ गया। जब ये 6 आ गया तो ये भी 6 आएगा, इसका मतलब 36 हो जाएगा। देख सकते हैं, बाकी दिमाग लगाने वाला तो था नहीं, आप डायरेक्टली मार्क कर सकते हैं ये स्क्वायर बन रहा है। एक कक्षा में 5 छात्रों की आयु जो है इतना दे रखा है, तो छात्रों की आयु का मानक विचलन क्या है? तो ये देखिए, ये सभी चीजें अगर आपको सीखनी है तो मैंने जो है 18 सेट्स करा रखे हैं, आप जाके उसे देख सकते हैं। उन सभी में मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से हर टॉपिक कवर कर दिया है, आपको 30-30 क्वेश्चन ले लेके, आपको बोरिंग भी नहीं लगेगा, और आप जो है आपका इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो होते हैं सभी क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या होता है कि स्टैंडर्ड डेविएशन मानक विचलन क्या होता है कि आपको जो यहाँ पे दे रखा है, आपको ये डाटा जो है इसका एवरेज निकालना होता है पहले। तो जब आप एवरेज निकालेंगे तो क्या करेंगे, जोड़ के, और 2 2 4 1 5 5 से भाग देंगे। तो यहाँ पे जोड़ें तो क्या हो जाएगा, 26 और 24 50 72 72 20 कितना हो जाएगा, 72 और 20 92 92 18 क्या हो जाएगा, 110 110 हो जाएगा। 110 को 5 से भाग देंगे, 22 हो जाएगा। तो ये 22 हो गया ना। तो ये आपका मीन निकल के आ गया 22, मीन निकल के आ गया आपका 22। अब इससे देखेंगे कि कितना जो ये वैल्यू है डेविएट हो रही है, और इसका हम स्क्वायर करेंगे और फिर से हम उसका मीन निकालेंगे और फिर उसका रूट ले लेंगे, आपका जो है मानक विचलन निकल के आ जाएगा। तो मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, ये जो 22 निकला है आपका ना, तो आपको ये डेटा देख रहे हैं कि 18 है, ये कितना कम ज्यादा है ये देखना है। तो आपको माइनस प्लस से कोई मतलब नहीं है, 18 मतलब क्या है 4, तो आपको ये देख लेना है, यहाँ से गैप देख लेना है कि कितना है ना, कितना अंतर है ये देखना है केवल, आपको माइनस प्लस से कोई अंतर नहीं है। तो 20 जो है 2 है, और 22 जो है 0 है, और ये जो दे रखा है 24 जो है 2 है, और 26 जो है 4 है। तो आपको क्या करना है कि ये जो डाटा दे रखा है ना, इनका स्क्वायर करके, जैसे कि 4 चौके 16, 2 4 0, 2 4 4 चौके 16 करके इसका फिर से आपको जो है एवरेज निकाल देना है। तो आप करेंगे तो 16 16 32 4 8 2 40 5 8 है ना। और इसका जो है आप रूट, ये क्या है आपका वेरियांस है, और वेरियांस का रूट ले लेते हैं आप, तो आपको जो है स्टैंडर्ड डेविएशन मिल जाता है। देख सकते हैं कि ये आपका आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। एक नाव 1 घंटे में धारा के अनुकूल और 14 किलोमीटर प्रति घंटे धारा के प्रतिकूल 8 घंटे में यात्रा करती है, तो नाव की चाल क्या हो जाएगी, 8 4 12 22 2 11। ये कितने बार हम क्वेश्चन कर चुके हैं, अब आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देख सकते हैं कि लोग कितना लेते हैं और आपका टाइम कितना होता है। अगर आप चीजें सीखते हैं अच्छे तरीके से तो इतना टाइम बचा रहे हैं, आप देख रहे हैं 20-20 सेकंड बचा रहे हैं। तो मैंने क्या बताया था कि आपको जब भी क्वेश्चन में दे रखा है कि अनुकूल में जो है नाव चल रही है और प्रतिकूल में नाव इतने किलोमीटर प्रति घंटा से चल रखी है, मतलब मैं ये बोल रहा हूँ अनुकूल का स्पीड दे रखा हो और प्रतिकूल का स्पीड दे रखा हो, और आपसे नाव का चाल पूछ रखा हो बोट का, तो जो है आपको अनुकूल और प्रतिकूल का जोड़ के 2 से भाग दे देना है ना, 2 से भाग दे देना है, तो आपको 11। अगर आपको स्ट्रीम धारा का पूछ ले तो 14 - 8 2 यानी कि 6 2 3 हो जाता है, लेकिन आपसे यही पूछा है तो आपका आंसर 11 हो जाएगा। तो अब आपको जो है ऐसे ही जो है ओरली कर देना है इसे। तो 2 स्पर्श रेखाओं TP और TQ को बाहरी बिंदु T से केंद्र O के साथ वृत्त का निर्माण किया जाता है, जहाँ P और Q की परिधि पर बिंदु है। कोण PTQ 50 डिग्री है, तो कोण TOQ का मान ज्ञात कीजिए। देखिए ये सभी चीजें हम कर चुके हैं ना,
अब यहाँ पे कोई चीज़ें ऐसी हैं नहीं कि जो हमने आपको कराया नहीं है। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि दो स्पर्श रेखाएं है जो P यानी T एक रहा होगा यहाँ पे बिंदु बाहर, इसका नाम दे लेते हैं हम, ये T है, ये P रहा होगा और ये Q रहा होगा, और ये जो है O आपका सेंटर है। तो यहाँ से हम देख लेते हैं ये O है, और बोल रहा है कि, और यहाँ पे देख सकते हैं पी टी क्यू बराबर 50 डिग्री है, यानी पी टी क्यू बराबर 50 डिग्री है, ये आपको दे रखा है 50 डिग्री है ना। और कोण टी ओ क्यू का मान ज्ञात कीजिए। टी ओ क्यू इसका मतलब ये है कि यहाँ से ये खींचा गया है और टी ओ क्यू का मान पूछ रहा है ना, तो टी ओ क्यू इसका मान आपसे पूछ रहा है। तो क्या आपको पता है कि स्पर्श रेखा जो होता है वो यहाँ पे जो आता है तो यहाँ पे 90 डिग्री कोण बनाता है, यहाँ पे भी 90 डिग्री कोण बनेगा, लेकिन इससे कोई मतलब है नहीं, आप यहाँ पे फोकस करें। और ये जो मैंने आपको बताया था कि ये जो है आपको बाइसेक्ट करता है एंगल को, इसका मतलब ये 25 है तो ये भी 25 होगा। तो ये देख सकते हैं कि 90 हो गया और ये 25 हो गया, तो 90 में से 25 घटा देंगे तो आपका जो है मिल जाएगा 5, और यहाँ पे 7 हो जाएगा और यहाँ पे 8 हो जाएगा, तो ये 65 हो जाएगा। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा चीज़ें। ये सभी चीज़ें मैंने करा दी है, इसलिए मैं फास्ट चल रहा हूँ ना। आपको देखना है तो जाके प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं। एक बस एक समान गति से 300 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि बस की गति जो है 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है तो समान दूरी तय करने में 2 घंटे कम समय लगता है। तो बस की मूल गति ज्ञात कीजिए। देखिए मैंने आपको टाइम गैप वाला बताया था कि डिस्टेंस बराबर क्या होता है, S1 गुणे S2, S1 माइनस S2 गुणे टाइम गैप, ये मैंने आपको बताया था। यहाँ पे यही फार्मूला लगेगा है ना। आपको स्पीड को S मान लेना है और डिस्टेंस दे रखा है 300 किलोमीटर आपको दे रखा है, और जब आप S मानते हैं तो आपका S2 क्या हो जाएगा, S+5 हो जाएगा, क्योंकि अधिक बोल रहे हैं ना। और यहाँ पे टाइम गैप कितना हो जाएगा, सॉरी स्पीड गैप कितना हो जाएगा, अधिक है तो इसका मतलब 5 ही होगा। और टाइम गैप कितना बोल रहा है कि 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो जाता है ना, तो 2 घंटे कम लगता है। टाइम गैप यानी 2 घंटे कम बोल रखा है। तो आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे 2 150 है ना, और यहाँ पे 15 25 75 750 S इंटू S+5। आप ऑप्शन से लेके पुट कर सकते हैं कि ये 750 कैसे आ रहा है। अगर आप S का वैल्यू 30 लेते हैं और यहाँ पे 5 जुड़ेगा 35 30 तो कुछ हो नहीं रहा है, और 25 लेते हैं तो यहाँ पे 25 लेंगे और ये 30 हो जाएगा। S का वैल्यू अगर 25 लेते हैं तो ये 30 हो जाएगा। तो देख सकते हैं कि आपका ये 750 आ रहा है। इसका मतलब ये आपका जो है हो रहा है। बाकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा तो आप उससे भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप ऐसे ऑप्शन को वेरीफाई कर सकते हैं, जो कि इजी वे है। एक समबाहु त्रिभुज जो है XYZ में यदि परित्रिज्या की लंबाई जो है 10 इकाई है और अंतः त्रिज्या की लंबाई 5 इकाई है तो भुजा की लंबाई क्या होगी। देखिए ये सभी चीजें मैंने करा रखी है, अब कोई ऐसा चीज ही नहीं आ रहा है कि जो मैंने नहीं कराया है। तो परित्रिज्या की बात करें तो R जो है समबाहु त्रिभुज में a/√3 होता है, और अंतः त्रिज्या की बात करें समबाहु त्रिभुज में तो a/2√3 होता है। तो यहाँ पे अगर बात करें तो परित्रिज्या 10 दे रखा है और a√3, तो आपका जो है 10√3 है a बराबर। आप इसे भी करेंगे तो आपका जो है 10√3 ही आएगा a बराबर, क्योंकि देख सकते हैं कि यहाँ पे 5 दे रखा है ना, तो 5 रखेंगे तो 5 दूनी 10 10√3 ही जाएगा। तो आपको XY पूछ रखा है, अरे भाई आपसे XY पूछे या YZ पूछे। अब a जो है भुजा था, यहाँ पे a क्या था, भुजा था। तो जब भुजा 10√3 आ गया तो ये तो समबाहु त्रिभुज है, सभी का भुजा 10√3 आएगा, तो XY का भी 10√3 आ जाएगा ना। तो ये रहा आपका आंसर। तो यहाँ पे आपको हल करना है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको दिखे आपको ऑप्शन उठा लेना है और ऑप्शन से वेरीफाई कर लेना है। तो अगर x का मान जो है माइनस रखते हैं तो 6 दूनी 12 -12 हो जाएगा, और 12 5 60 तो ये तो बिल्कुल नहीं आ रहा है। अगर 2 2 रखते हैं 6 दूनी 12 5 दूनी 10 तो 12 10 22 हो जा रहा है। ठीक है, ये वेरीफाई हो गया। और यहाँ पे 4 दूनी 8
और y2 ये, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो आपको ऐसे क्वेश्चन ऐसे ही करने हैं। और मेरा रिस्पॉन्स टाइम देख सकते हैं कि काफ़ी कम रहता है ना। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि 16, 17 और 18, 19 में वाणिज्य छात्रों के योगफल तथा 2015, 16 और 19, 20 में विज्ञान छात्रों के योगफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो चलिए 16, 17 और 18, 19, 16, 17 और 18, 19 का देख लेते हैं। वाणिज्य छात्रों, तो ये कॉमर्स का है ना, कॉमर्स का देख लेते हैं। 1050 और 1335, 5, 5, 3, 8, 3, 2 ये रहा, और 15 और 16, और ये 19, 20 में विज्ञान, तो 10, 25 और 12, 40, 5, 4, 2, 6, 2, 2, तो ये आपका रहा। तो इसका आपको अनुपात ज्ञात करना है। तो जब आपको अनुपात ज्ञात करना है तो आप देख सकते हैं, ऑप्शन का सहारा ले सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन, यहाँ पे तो हाइड है, आई थिंक यहाँ पे होगा ऑप्शन। जी बिल्कुल, यहाँ पे ऑप्शन है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे तो 5, 5 आ रहे हैं दोनों पे, इसका मतलब यहाँ पे भी वैल्यू होंगे जिसमें 5, 5 आ रहे होंगे। तो मुझे लगता है कि ये ऑप्शन होना चाहिए। बाकी आप कटा के देख सकते हैं कि क्या चीज़ हो रही है, क्योंकि देखिए यहाँ पे 5 से करेंगे तो ये तो 0 दे देगा, यहाँ पे 5 से करेंगे, यहाँ से 5 से करेंगे तो ये आ रहा है ना। बाकी यहाँ पे कोई और ऑप्शन बन नहीं रहा है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं ना। बाकी आप वेरीफाई कर लीजिएगा कहीं मेरे कैलकुलेशन में तो गलत तो नहीं है। यदि प्रति वर्ष साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर एक वर्ष में जो है 4500 की धनराशि जो है इतना हो जाती है, तो उसी ब्याज दर पर 3 वर्षों के बाद वह यह धनराशि कितनी हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पे आपको जो है रेट निकालना पड़ेगा। सबसे पहले तो रेट निकालेंगे। 1 साल का यहाँ पे दे रखा है, 1 साल का तो 360 हो गया ना। तो आप रेट निकालेंगे तो कुछ इस प्रकार आपका निकल के आएगा। तो 45 चौका 180 होता है, 45 वाटा हो जाएगा, यानी 8% आपका रेट हो गया। तो 38 का 24 आपसे धनराशि पूछ रखा है, तो 4500 और आपसे जो है धनराशि पूछ रखा है 3 वर्षों का, तो 124 कर देंगे। तो आपका जो है हो जाएगा 9 का मल्टीपल देख सकते हैं, 6, 3, 9, 18 सभी आ रहे हैं। तो इसका मतलब है कि आपको जो है वेरीफाई ही करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर आप करेंगे तो 45 चौका 180 होता है 18, 45 दूनी 90, 108 हो जाएगा 10, 80 आ रहा है तो 80 आप मार के निकलते चलिए, क्योंकि यहाँ पे जो है किसी घनाभाकार बंद डब्बे के 3 आसन फलकों के क्षेत्रफल क्रमशः 120, 60 सेंटीमीटर और जो है 72 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तब उस डब्बे का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो डब्बे का घनाभाकार डब्बे का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL होता है। आपको फॉर्मूला याद होगा। और यहाँ पे आसन फलक क्या होता है, आसन फलक ये होता है LB 120 है, ये बोलने की कोशिश कर रहा है, BH जो है आपका 60 है और HL जो है आपका 72 है। तो आपको सभी वैल्यू तो दे रखी है, आपको बस पुट करना है 120, 60, 72। तो यहाँ पे अगर आप बात करेंगे तो क्या यूनिट डिजिट सबके अलग अलग है, 2, 8, 4, 0, जी बिल्कुल है। तो हम यहाँ पे देखेंगे तो 2 आ रहा है, तो इसका मतलब ये 4 हो जाएगा। तो आप कर सकते हैं। बाकी चलिए हम यहाँ पे करके दिखा देते हैं। 2 हो गया, 713, 2, 15 हो जाएगा और यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो 504 हो जाएगा। देखिए आपको ये सभी चीजें करनी नहीं है ना, ये नहीं कि करते जा रहे हैं आप। एक व्यक्ति के पास खरीदारी पर लिए गए पैसे का 40% खर्च करने के बाद जो है इतने बचे हैं, वह अपने साथ कितनी राशि ले गया था। तो 40% खर्च कर दिया है, इसका मतलब 60% का वैल्यू यहाँ पे दे रखा है। 60% का 4200 है, तो यानी ये कितना गुना है आपका, 70 गुना है। तो 100% का कितना हो जाएगा, 100% का 70 गुना करेंगे, आपका जो है 7000 आपका आंसर हो जाएगा।
पासे को एक बार फेंकने पर 3 से बड़ी संख्या प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या हो जाती है? तो एक पासे में कितने पॉसिबिलिटी बनते हैं आपके? 6 बनते हैं, 1 से लेकर 6 तक। तो प्रक्रिया बराबर क्या होता है? फेवरेबल आउटकम बटा में टोटल आउटकम। क्या पूछ रखा है? फेंकने पे जो है 3 से बड़ी प्राप्त करना है। फेवरेबल आउटकम ये है कि हमें 3 से बड़ी प्राप्त करना है, यानी 4, 5, 6, यानी आपका 3 संख्याएं होगी, अब बटा में 3 होगी, बटा में 6 होगा, तो 1/2 हो जाएगा। तो 1/2 आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मान ज्ञात करना है आपको, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकते हैं क्या, क्योंकि देख सकते हैं डिजिट में आंसर है। तो आप कौन सा मान पुट करेंगे? 10 रखेंगे तो sin 60 बन जाएगा ये, और ये जो है cos 30 बन जाएगा। तो आप देखेंगे तो जो यहाँ पे ये होता है √3/2, ये भी होता है √3/2, आपका जो वैल्यू बन गया 0 बन गया। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिससे संख्या 257 और 146 को जो है विभाजित करने पे शेषफल के रूप में 7 और 6 बचे। अगर यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें शेषफल नहीं बचाएंगे और तो हमारा संख्या क्या रहा होगा जो कटेगा। तो यहाँ पे 257 को विभाजित कर रहे हैं तो 7 शेषफल बच रहा है, इसका मतलब 7 हम घटा देंगे तो इसका मतलब वो पूरा कट रहा होगा, यानी 250 हो गया और ये 140 हो गया। तो आप देख सकते हैं यूनिट डिजिट पे 10 और बड़ी संख्या भी यही है, तो बड़ी संख्या ही बतानी है हमें, तो आपका 10 हो जाएगा ना। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि बहुत ही आपके इजी क्वेश्चंस हैं इस सेट में। तो यहाँ पे बोल रहा है कि 9.5% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर कितने वर्ष में 2600 की राशि जो है इतना हो जाएगी। क्या मैंने आपको नहीं बताया फाइनल वैल्यू बटा में इनिशियल वैल्यू? तो फाइनल वैल्यू क्या है? 28 है, 47 है ना, अब 2600। और जो भी आपका रेट रहता है आप देख सकते हैं कि रेट क्या दे रखा है, करेंगे तो नीचे 100 था, 1000 है, 19 बजे 95 और 200 पाँच हो जाएगा। तो 200 नीचे रहेगा और ये 200 जुड़ जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पे अमाउंट लिख रहे हैं, अमाउंट ये है और अमाउंट ये है, प्रिंसिपल ये है, प्रिंसिपल ये है, तो हम ऐसे चीज़ों को बनाते हैं। आई होप कि आपने मेरा लेक्चर ले रखा होगा, क्योंकि वहाँ पे जो चीज़ें मैंने सिखाया ना उसकी कोई तोड़ नहीं है। तो ये एन यहाँ पे टाइम लिखते हैं, आपको पता होगा, और इस टाइप के काफ़ी क्वेश्चन हम कर चुके हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, देखना है कि यहाँ पे रेशियो कितना में बन रहा है। देखिए ये तो जो होगा ये स्क्वायर बनेगा, नहीं तो कुछ ना कुछ तो बन ही रहा होगा, इसका रिलेशन देख सकते हैं। अब सभी चीज़ें जो है प्लेन में आ रही है, इसका मतलब अगर हम बात करें तो 13 से कटाएंगे तो कितना बार में कट रहा है, देख सकते हैं 200 बार में कट रहा है, 13 दूनी 2600। तो इसे 13 से कटाएंगे तो कितना बार में कट रहा है, तो 13 दूनी 26, 2 एक बार में, और 13 नवा 117। तो देख सकते हैं कि ये आपका जो आया, इसका मतलब ये कितना है, ये इसका 1 ही है, और n, तो ये देख सकते हैं ये बराबर है, इसका मतलब n बराबर 1, यानी आपका 1 वर्ष हो जाएगा। आई होप कि आप समझ रहे होंगे चीज़ों को। हम यहाँ पे थोड़ा सा फास्ट चलने की कोशिश कर रहे हैं कि आपका स्पीड जो है बने, है ना। आप देख सकते हैं कि मेरी स्पीड क्या है और लोग एवरेज कितना लेते हैं ना, और आपको ऐसे ही करना है, आदत ऐसे ही डालना है, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं कि a + b बराबर 3 दे रखा है, ab बराबर 2 दे रखा है, और यहाँ पे आपको ये वैल्यू ज्ञात करनी है। तो क्या आप वैल्यू ऐसा सोच पा रहे हैं जिसको गुणा करने पे 2 आया और जोड़ने पे 3 आया? जो जी बिल्कुल, 2 × 1 और 2 + 1, तो यहाँ पे 3 बना रहा है और यहाँ पे 2 बना रहा है, तो 2 का क्यूब करेंगे 8 हो जाएगा, एक इसका मतलब 9 हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये आपका आंसर आ जाएगा। किसी टावर के आधार के 50 मीटर की दूरी से टावर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो टावर की ऊंचाई क्या हो जाएगी? तो देखिए आधार बोल रहे हैं ना, तो जब 30 डिग्री होता है तो आधार क्या होता है, √3 होता है। √3 का वैल्यू जो है 50 दे रखा है, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 50 बटा √3। मैं ये बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप कुछ इस तरह से ड्राइंग बनाएंगे और यहाँ पे 30 रहेगा, तो ये 1 रहता है, तो ये √3 होता है, और आधार ये जो दे रखा है आपका 50 मीटर दे रखा है, यानी इसका √3 का वैल्यू 50 दे रखा है, तो 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 50 बटा √3। आपसे ऊंचाई ही तो पूछ रहा है टावर का, तो ये देख सकते हैं कि कुछ इस प्रकार आपका सोल्यूशन हो जाएगा। तो पिछले वर्ष एक रंगीन टीवी का क्रय मूल्य इतना था, इस वर्ष लागत में 15% की वृद्धि हुई है, रंगीन टीवी का नया क्रय मूल्य क्या हो जाएगा?
तो नया क्रयमूल्य क्या हो जाएगा, इसका मतलब आपको निकाल सकते हैं 23/20 होता है, आपको पता होगा। तो यहाँ पे 2 चौका 8, 2 दूनी के 4, 1 दूना 18, यहाँ पर 29 27, आप देख सकते हैं यही होगा क्योंकि यहाँ पे 3 है और 9 है, और आप देख सकते हैं कि यही आ रहा है यूनिट डिजिट। बाकी करना है तो कर सकते हैं यार, इसमें क्या है, 23 9 207 होता है ना, 207 होता है, 20 हो गया हासिल, 23 दूनी 46, 4 6, इसका मतलब 66 हो जाएगा, और 23 चौका कितना होता है, 92 होता है ना। अब 92 6 98, तो आप देख सकते हैं कि, लेकिन आप कोशिश करें ना कि जब भी आप मॉक लगा रहे हैं तो ये सब चीज़ें अवॉइड करें, कैलकुलेशन कर रहे हैं, आपको यूनिट डिजिट से मिल रहा है चीज़ें, आप यूनिट डिजिट से पहुंच जाएं। हाँ, बशर्ते ये होना चाहिए कि वो लिखा ना हो कि 10 पर 2 पॉइंट तक, ऐसा कुछ नहीं लिखना होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये देख सकते हैं कि संख्या 19 से 51 के बीच कितनी जुड़वा ट्विन प्राइम संख्या है। देखिए ये चीज़ गलत हो गया है, और पता नहीं कैसे इतनी इजी चीज़ें गलत हो जाती है, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी गलतियाँ होती रहती है, क्योंकि यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें स्किप कर दी होगी। ट्विन प्राइम संख्या वो होती है जिनमें कोई चीज़ कॉमन ना हो, मतलब मैं ये बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक के अलावा उसमें कोई चीज़ कॉमन ना हो। और प्राइम नंबर वो होती है ना कि ये जो होती है अभाज्य संख्याएं ही होती है, लेकिन 2 के गैप पे होती है। जैसे कि यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल देने की कोशिश करूँ तो आपको 5 हो गया 7 हो गया, 2 के गैप पे है। तो इसी प्रकार यहाँ पे पूछ रहा है कि 19 से 51 के बीच, तो 19 से 51 के बीच कौन कौन सी हो जाएगी। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक 29 और 31 मिल रहा है, और 41 और 43 मिल रहा है, बाकी और कोई नहीं होगा, आप देख सकते हैं। तो मैंने ये शायद मिस कर दिया था ना, क्योंकि मैं काउंट करते गया कि 27 भी कट जाएगा, 28 भी कट जाएगा, 30 भी कट जाएगा, तो शायद ये स्किप हो गया होगा मेरे से, इसलिए मैंने एक पे टिक लगा दिया होगा, लेकिन यहाँ पे 2 होगा। तो चलिए कोई बात नहीं, देख सकते हैं कि कितने लोगों ने गलत कर दिया ये, तो इंक्लूडिंग मी ऑल्सो। और ऐसे ऐसे क्वेश्चंस मैं सही कर देता हूँ, देख सकते हैं, जिसमें 3% लोगों ने आंसर किया है, क्या ही बात है। तो अगर हम बात करें तो आपको बोल रखे पी आर जो है वृत्त का व्यास है। 2 बिंदु Q एवं S ऐसे बिंदु हैं कि QS बराबर QR और PR एवं QS O पर प्रतिच्छेद करते हैं। यदि कोण POQ बराबर 45 डिग्री तो कोण PQS ज्ञात करें। देखिए काफी तगड़ा क्वेश्चन है ये। तो अगर बात करें तो सबसे पहले बहुत बड़ा सा बना लेते हैं वृत्त, और ये आपका जो है व्यास हो जाएगा, और यहाँ पे दे रखा है आपको ये दे रखा है, और इसका नामकरण कर लेते हैं PQRS। चलिए अब जैसे जैसे बोलते हैं हम लोग वैसे करेंगे। PR आपको दे रखा है वृत्त का व्यास है, और यहाँ पे 2 बिंदु Q एवं S ऐसे बिंदु हैं, QS बराबर QS बराबर QR। देख सकते हैं ये जो है भुजा बराबर है, PR और QS जो है O पर प्रतिच्छेद कर रही है, ये O पर प्रतिच्छेद करती है। POQ बराबर 45 डिग्री, POQ बराबर 45 दे रखा है, और आपसे PQS पूछ रखा, PQS, तो ये आपसे पूछ रखा है PQS। तो चलिए सबसे पहले कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा आपको। ये देख सकते हैं ये है, और ये आपको यहाँ से मिलाएंगे, तो आपको देखने को मिलेगा ये तो पहले x x है, क्योंकि ये दोनों भुजा बराबर है तो इसके दोनों कोण जो बराबर होंगे आपको पता होगा। तो ये देख सकते हैं कि ये जो आप जीवा देख रहे हैं, ये वाला QR जीवा जो देख रहे हैं, तो जो एक जीवा होता है वो परिधि पे जो कोण बनाता है ना, तो उस जीवा द्वारा परिधि पे बनाए गए कोण सभी कोण बराबर होते हैं। इसका मतलब ये x है, आप देख सकते हैं यही जीवा जो देख रहे हैं यहाँ पे ये परिधि पे कोण बना रहा है, ये x बना रहा है, तो यही जो जीवा है QR, ये देख सकते हैं कि यही जो जीवा है यहाँ पे x बनाएगा। तो मैंने अभी क्या बोला कि एक ही जीवा द्वारा परिधि पर बनाए कोण बराबर होते हैं, तो ये x है तो ये भी x हो गया। और अगर हम बात करें तो ये x है ये x है,
तो ये कितना होगा। तो आपको पता है कि 180 डिग्री होता है जो है एक त्रिभुज के कोणों का, सभी कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो ये x 2x हो गया, तो 2x हो गया, तो 180 में से 2x घटा देंगे तो ये आ जाएगा निकल के, जी बिल्कुल आ जाएगा 180 में। देखिए यहाँ पे सभी कंसेप्ट आपके आएंगे और आपका यहाँ पे रिवाइज हो जाएगा ना। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये आप देख रहे हैं, ये आपको पता होगा कि जब एक अर्धवृत्त में कोण बनता है ना तो वो क्या होता है 90 डिग्री का होता है। ये पूरा कंप्लीट जो है 90 डिग्री का है, ये 90 डिग्री का है ना। समझ में आ रहा होगा आपको, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। और यहाँ पे ये आप जो देख रहे हैं 180 माइनस 2x है, तो ये कंप्लीट आपको 90 डिग्री दे रखा है। क्या 90 डिग्री में से आप इसे घटाएंगे 180 माइनस 2x को, तो क्या आपका ये निकल के आ जाएगा, जी बिल्कुल निकल के आ जाएगा। 180 माइनस 2x घटाएंगे तो आप देखेंगे कि 90 माइनस 180 प्लस 2x, तो आपका जो है 2x, क्योंकि माइनस में आ रहा है तो मैं इधर लिख दे रहा हूँ, 90 माइनस 180 करेंगे तो माइनस 90 आएगा, तो इसलिए माइनस मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। तो 2x माइनस 90 निकल के आ गया। तो यहाँ पे आपका जो ये वैल्यू आया आप देख रहे हैं ये वाला, तो 2x माइनस 90 निकल के आ गया। तो अब आपको क्या करना है, इन तीनों कोणों का योग कितना होगा 180 डिग्री होगा, x प्लस 45 प्लस 2x माइनस 80 90, और यहाँ पे 180 हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे 3x बराबर 180 प्लस 90 माइनस 45, तो 3x बराबर क्या हो जाएगा, ये 45 हो जाएगा, इसमें से घटेगा तो 5 हो जाएगा, 8 4 12 हो जाएगा, और यहाँ पे बात करेंगे 2 हो जाएगा। तो ये कितना हो जा रहा है 3 75, x बराबर कितना हो जाएगा आपका 75 हो जाएगा। और आपको क्या ज्ञात करना था, आपको ये ज्ञात करना था, क्या ज्ञात करना था, PQS ज्ञात करना था। तो PQS क्या निकला था आपका 2x माइनस 90 निकला था, तो 75 दूनी 150 हो गया, और 90 घटा देंगे तो कितना आ रहा है आपको 0 और 9 6 15, आपका जो है 60 निकल के आ रहा है। तो आपका जो है 60 आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। देखिए चीजें उतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं जितना आप समझ रहे हैं, मैं तो यहीं पे कर लेता हूँ पेन से। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 1092 रुपए को जो है 2 पुरुषों 6 महिलाओं और 8 लड़कों में इस प्रकार बांटा जाता है कि एक पुरुष एक महिला और एक लड़के का हिस्सा 3-2-1 के अनुपात में हो, एक पुरुष को कितना धन प्राप्त होता है। तो देखिए इसको आपको कैसे करना है कि इसे आपको 3x 2x 1x मान लेना है, और देखेंगे 2 पुरुष है यानी 6x हो जाएगा, 6 महिलाएं हैं यानी 6 दूनी 12x हो जाएगा, और 8 लड़के हैं यानी 8x हो जाएगा। इसे जोड़ेंगे तो आपको जो है इतना रुपया दिया गया है इनको, तो 8 12 8 20 20 और 26x हो जाएगा, 1092 हो जाएगा। 26 से करेंगे 26 चौका 104 होता है, 26 दूनी 52 हो जाएगा, तो x बराबर 42 हो जाएगा। तो आपको जो है यहाँ पे एक पुरुष का निकालना है, तो एक पुरुष का कितना है 3x है, तो x बराबर ये है, तो आपको 3 से गुणा कर देंगे, 3 दूनी 6 चलते हैं 12, आपको जो है ये दे रखा है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि 3 संख्याएं a b c समांतर श्रेणी में क्रमित हैं, यदि a बराबर 24 एवं c बराबर 50 तब 2b का मान ज्ञात करना है। देखिए आपको पता होगा कि जब 3 संख्याएं दे रखी a b c और ये समांतर श्रेणी में है तो आपको एवरेज निकालना होता है। मान लीजिए एवरेज क्या होता है, बीच वाली वैल्यू होती है। तो हम क्या करते हैं जब एपी में चीजें दी होती है तो हम ये करते हैं कि फर्स्ट टर्म यानी a है हमारा फर्स्ट टर्म, प्लस में लास्ट टर्म जो कि c है बटा में 2 करते हैं, तो आपका एवरेज निकल के आ जाता है। तो ऐसे ही हमें यहाँ पे करना है कि आपको फर्स्ट टर्म 24 दे रखा है, 24 दे रखा है, और आपको जो यहाँ पे 50 कर लेना है, और यहाँ पे 2 करेंगे तो 5 2 7 यानी 74 बटा में 2 करेंगे, आपका जो है 37 हो रहा है। और आपसे 2 भी पूछ रहा है, बी का मान 37 आ गया, 2 भी पूछ रहा है यानी 37 दूने 74, आपका जो है आंसर आ जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आपको ऐसे ही अप्रोच करना है। देख सकते हैं कि मेरा भी रिस्पॉन्स टाइम बहुत कम है। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक बर्तन में अल्कोहल और पानी का अनुपात जो है
11:4 है। यदि इसमें 21 लीटर अल्कोहल मिला दिया जाता है तो अल्कोहल से पानी का अनुपात जो है 10:3 हो जाता है। तो बर्तन में मिश्रण की प्रारंभिक मात्रा ज्ञात करें। देखिए अल्कोहल और पानी जो है 11:4 है, टोटल मिश्रण कितना रहा होगा, 15 रहा होगा, दोनों को जोड़ देंगे। तो यही तो पूछ रहा है कि बर्तन में जो है प्रारंभिक मात्रा ज्ञात करें। तो 15 का मल्टीपल कोई दिख रहा है आपको, ये नहीं है, ये नहीं है, ये है, ये नहीं है, तो आपका 135 आंसर हो जाएगा। बाकी चलिए देखिए कितना माइक्रोसेकंड में आपका आंसर हो जाता है अगर आप ऐसे चीजों को फॉलो करते हैं। तो जब भी आपको ऐसा दे रखा हो कि आपसे प्रारंभिक मात्रा पूछ रहा है तो आपको एक बार मल्टीपल पे नजर मार लेना है, इसको जोड़ेंगे आप और आप चेक करेंगे। अगर मिल जाता है, दो ऑप्शन सिमिलर मिल जाते हैं तो आपको तो करना ही पड़ेगा। तो चलिए बेसिक मेथड जो करते आ रहे हैं उसको देख लेते हैं। अल्कोहल है और वाटर है तो 11:4 हो जाता है। और क्या बोल रहा है कि अल्कोहल मिलाया जाता है, आपको अल्कोहल मिलाया जा रहा है और आपका जो है 10:3 हो जाता है। तो आपका वाटर क्यों बदल गया, वाटर तो सेम ही रहना चाहिए ना। तो हम इसको 4 से कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपका 11 33 निकल के आ जाएगा, ये 12 हो जाएगा, 10 चौका 40 निकल के आ जाएगा और ये जो है 12 हो जाएगा। तो कितना ऐड किया जा रहा है, ये आपका 7 किया जा रहा है, लेकिन एक्चुअल में बोल रहा है कि 21, तो 3 गुना है। तो आप देखेंगे तो ये आपका प्रारंभिक मिश्रण रहा है। तो ये कितना बन रहा है, 45 बन रहा है। तो 45 रेशियो में है, लेकिन एक्चुअल कितना हो जाएगा, 135 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। और देख सकते हैं कि फिर से एक क्वेश्चन है मिक्सचर एलिगेशन का, और यहाँ पे मेरा टाइम अच्छा खासा लग गया है। और देखिए जिसमें मेरा 1 मिनट से ज़्यादा टाइम जा रहा है ना, इसका मतलब मैंने वो क्वेश्चन पहले गो में स्किप किया है। इससे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो ये चीज़ें जब मेरे पास काफ़ी टाइम बच जाती है ना, तब मैं ये सभी चीज़ें करता हूँ कि 3 मिनट ले जाऊँ या 5 मिनट भी ले जाऊँ, क्योंकि अब तो उसे बनाना ही है मुझे। तो घोल ए में चीनी का अनुपात पानी से 1:4 है और घोल बी में नमक का पानी से अनुपात जो है 1:26 है। ओआरएस घोल बनाने के लिए ए और बी को 2:3 के अनुपात में मिलाया जाता है। तो ओआरएस में चीनी का नमक से अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए ये जब मैं क्वेश्चन कर रहा था मॉक में तो कुछ अलग ही तरीका से मैंने बताया था, लेकिन आपको बहुत अच्छा तरीका बताऊंगा जो कि आप इसे नोट कर सकते हैं। और ये नोट कर लीजिएगा, नहीं तो भूल जाएंगे आप। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ए मिश्रण है और इसमें जो है शुगर एसयू ले लेते हैं और वाटर जो है डब्ल्यू ले लेते हैं, 1:4 में है। और बी में जो दे रखा है, क्या दे रखा है, नमक, सॉल्ट ए से और वाटर 1:26 दे रखा है। तो आपको बोल रहा है कि जो है ओआरएस घोल बनाने के लिए ए और बी को 2:3 में मिलाया जाता है। ओआरएस में चीनी और नमक के अनुपात, देखिए आपको चीनी और नमक से पंचाते हैं ना, तो आपको जो है वाटर को यहाँ पे बराबर कर लेते हैं। तो यहाँ पे 26 दे रखा है, यहाँ पे 4 दे रखा है वाटर। तो हम क्या करते हैं कि 52 बना लेते हैं, 13 चौका 52 हो जाएगा, 26 दूनी 52। तो इसमें भी 13 से गुणा होगा और यहाँ पे 52 ही बन गया। और यहाँ पे जो है आपका सॉल्ट जो है 2 बन गया। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि शुगर लिख लेते हैं और यहाँ पे सॉल्ट लिख लेते हैं। तो शुगर कितना हो जाएगा, शुगर 13 है और टोटल जो मिक्सर कितना है, 65 है ना। तो वैसे ही यहाँ पे क्या है आपका सॉल्ट कितना है, 2 है और टोटल मिक्सर कितना है, 54 है। और आपको किस रेशियो में मिलाना है, जो है 2:3 में मिलाना है। इसका मतलब आपको जो है क्या बोल सकते हैं कि ये जो दे रखा है आपको शुगर, इसको 2 में मिलाना है और इसे जो है 3 में मिलाना है। तो अगर आप देखेंगे 13 × 5 = 65 हो गया और 2 27 दूनी का 54 हो गया, 3 9 27 हो गया। तो ये जो है आपको 9 दूनी 18 ऊपर चला जाएगा, सबसे ऊपर चला जाएगा, 9 × 2 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा, यानी 18:5 आपका आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि इस तरीके से आप ऐसे अप्रोच अपना सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि पाई चार्ट दे रखा है। यदि वर्ष के दौरान खेलों पर व्यय की गई कुल राशि जो है इतना है, तो क्रिकेट और हॉकी पर कुल कितना व्यय किया गया है। क्रिकेट ये आपका 20% रहा है, हॉकी यहाँ पे है, हॉकी ये हो गया। तो आप जोड़ेंगे तो 33% का आपका वैल्यू निकालना है।
तो देख सकते हैं ये 100% का दे रखा है, तो 100% यानी 1% का कितना हो जाएगा, आपको 7500 हो जाएगा। तो 7500 से आपको जो है 33 से गुणा करना पड़ेगा। तो क्या कर सकते हैं कि 11 गुणे 3 तोड़ लेते हैं, एक बार 3 से इसे कर देते हैं, फिर 11 से कर देंगे, क्योंकि 11 से गुणा करना बहुत आसान होता है। 5 15 और 17 21 1 22, तो 5 7 4 2, तो 24 75 आ रहा है। कहाँ पे आ रहा है 24 75, देख लेते हैं। 24 75 ये आ रहा है। आपको जीरो से कोई मतलब है नहीं, क्योंकि सभी डिजिट तो आपको जो है अलग अलग दे रखी है। जितना काम है उतना ही आपको करना पड़ेगा। यहाँ पे बोल रहा है कि मुकेश क्रय मूल्य पर बादाम बेचता है लेकिन गलत वजन का उपयोग करता है और इस प्रकार उसे 23% का लाभ प्राप्त होता है, और वह 3.075 किलोग्राम के स्थान पर कितने ग्राम बादाम देता है। देखिए यहाँ पे आपको सोचने वाली बात है कि आपको किलोग्राम में दे रखी है, आप पहले इसे ग्राम में बदलेंगे तो 1000 से गुणा करेंगे, क्योंकि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है। तो इसे ग्राम में बदलने के लिए गुणा करेंगे तो आप देख सकते हैं दशमलव हट जाएगा और आपको इतना ग्राम जो है निकल के आ जाएगा। तो यही पूछ रहा है कि जो ये दे रहा है ये तो ग्राहक को दिखेगा, तो ये ऊपर लिखते हैं हम लोग, और ये जो फॉल्टी वेट जो रहेगा x ये नीचे रहेगा। और देख सकते हैं 100 पे वो 23% लाभ कमा रहा है। देखिए अगर आप नए हैं, जुड़े हुए हैं, तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसीलिए आप जो हैं मेरे जाकर वीडियो देख सकते हैं, वो सभी चीज़ें मैं डिस्कस कर चुका हूँ, इसीलिए मैं इतना चीज़ें काट रहा हूँ यहाँ पे स्टेप्स जो है। तो आप यहाँ पे देखेंगे सभी चीज़ें प्लेन में आ रही है। इसका मतलब क्या हो सकता है, 5 3 15 होगा, तभी तो 5 आएगा यहाँ पे यूनिट डिजिट। तो मुझे लग रहा है कि आपका 2500 हो जाएगा। ये 25 से कट जाएगा, काट के देख भी सकते हैं। तो जरूरी नहीं होता है कि आप चीज़ों को काट रहे हैं और टाइम ले रहे हैं, तो उससे फायदा क्या है आपको सीखने का। यदि 20 मीटर लंबी रस्सी को 1.6 मीटर के टुकड़े में काटा जाता है तो रस्सी का जो है कितने प्रतिशत भाग शेष बचा रहा है। तो ये 20 मीटर लंबी रस्सी है, इसमें कितने टुकड़े हो सकते हैं, तो आपको जो है पहले बड़े वाले में छोटे वाले से भाग देना पड़ेगा। ये पॉइंट हटाएंगे तो ये 200 हो जाएगा। तो 4 चौका 16, 50 चौका ये 25 दूनी 2, तो आप देख सकते 12.5। लेकिन ये जो है आपको पूर्णांक में लेना है, इसका मतलब 12 टुकड़े हो सकते हैं, तो 12 टुकड़े हो जाएंगे। तो अगर हम बात करें तो ये तो 12 टुकड़े हैं और प्रत्येक टुकड़े कितने हैं 1.6 मीटर के। तो ये 12 टुकड़े कितने मीटर हो जाएंगे, बरचक 72, और 12 से करेंगे 12 हो जाएगा, 12 7 19। तो ये देख सकते हैं कि 20 मीटर हैं और बोल रहा है कि 20 मीटर में से कितना शेष भाग बचा। ये तो आपको कंप्लीट हो गया 19.2 मीटर लगे। जो 0.8% बच रहा है, सॉरी 0.8 जो बच रहा है, जैसे कि मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि 20 था और ये जो है इतना कंप्लीट हो गया 19.2, तो ये कितना निकल कर रहा है 0.8 निकल कर रहा है। तो आपसे यही पूछ रहा है कि 0.8 जो है ना 20 का कितना प्रतिशत है। तो सिंपली आपको कर देना 20 50 40 जो कि दशमलव है, तो 4 आपका आंसर हो जाएगा। आप समझ पा रहे होंगे कि मैंने कैसे किया इसे। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि दीवार घड़ी जो है इसकी मिनट की सुई की लंबाई जो है 9 सेंटीमीटर है और 20 मिनट में जो है सुई द्वारा घेरे गए क्षेत्रफल बताना है आपको। देखेंगे तो यहाँ पे आपको जो है ये घड़ी है और ये मान के चलिए ये सुई रहती है ना, और ये सुई जो है चलती रहती है, और सुई जो एक बार ये चल लेती है, मान के चलिए ऐसे ऐसे चलती गई, तो ये जो है आप देख रहे हैं कि पूरा क्षेत्रफल जो है घेर रही है, यानी ये πr² घेर रही है। और आप देखेंगे तो कितना मिनट में 1 घंटा होता है, 60 मिनट में 1 घंटा होता है, और 1 घंटा में जो है ये पूरा अपने क्षेत्रफल को कंप्लीट कर लेती है जो घड़ी की सुई होती है। इसका मतलब 60 मिनट में हम ये बोल सकते हैं कि वो अपना क्षेत्रफल कवर कर रही है, यानी πr²। देख सकते हैं वृत्ताकार घड़ी होती है, तो πr² ये कवर कर रही है ना 60 मिनट में। तो 20 मिनट में कितना कवर करेगी यही तो पूछ रहा है। तो 20 मिनट में अगर हम बात करें तो πr² 60, 20 यही 60। अगर आप बात करें तो पाई का वैल्यू 3.14 रखना पड़ेगा। r² 9 गुणे 9, 3 3 29, 27 गुणे 3.14 हो गया, तो 27 3 81 हो गया। ये तो नहीं होगा,
अब आप देख रहे हैं 84.78 हो सकता है ना। आई थिंक मुझे लगता है कि यही होना चाहिए। लगता है कि मुझे यही होना चाहिए, क्योंकि बाकी आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। 27 चौका 108 हो जाएगा 10, और 27 10 37 हो जाएगा। और अगर हम बात करें तो 27 थी 81, 81 3 84, तो 84.78 आ गया। देखिए आप कैलकुलेशन से जितना बचेंगे ना, तो आपके पास टाइम उतना बचेगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। तो चलिए, तो यहाँ पे आज की वीडियो आपकी समाप्त होती है। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप कंसेप्ट में कहीं पे लाइक कर रहे हैं कि आपको समझ नहीं आया, तो ये सभी चीज़ें मैं आपको बता दूं कि मैं पढ़ा चुका हूँ। आपको कंसेप्ट वीडियो में सभी चीज़ें मिल जाएंगी, जो कि 18 वीडियो हमने की है, उसी में से सभी घूम फिर के आई हुई है। बाकी चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।